आगमन हो गया है। हम एक बार कर ध्वनि से हमारे भाई साहब का स्वागत करते हैं, हमारे आदरणीय दीदी का, और निवेदन करते हैं कि आसन ग्रहण कीजिएगा और हम ये कॉन्फ्रेंस प्रारंभ करें। इससे पहले एक बजेगा, हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे, उसके बाद आज का ये कॉन्फ्रेंस हम प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया सहयोगी भाइयों का हम इस बाबा के घर में हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप सभी का प्रेम और यज्ञ के प्रति, संस्था के प्रति सहयोग की भावना आप सभी को एक बुलावे पर यहाँ पर आमंत्रित करने पर आप सभी की उपस्थिति हमको प्राप्त होती है। हम सदैव आपके आभारी हैं और निवेदन करेंगे हमारे दीदियों से कि हमारे आदरणीय भाई जी का आप पुष्पगुच्छ भेंट करके स्वागत करेंगे। हमारे आदरणीय दीदी जी का तिलक लगा करके और पुष्पगुच्छ भेंट करके दीदी का पेन है, दीदी का पेन। आप सभी ताली और से बजाएं हमारे आदरणीय भाई जी के स्वागत और दीदी के सम्मान में। साथ ही हमारे प्रकाश भाई का भी हम स्वागत करेंगे तिलक और गुलदस्ते के साथ। आप सभी को बता दें, आइए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सर्वप्रथम सबका भी स्वागत करें। अच्छा, सबका भी तिलक लगाने के स्वागत किया गया है। उस भेंट करके
बहुत बहुत धन्यवाद हमारी आदरणीय टीचर को। देश विदेश की यात्रा करते हैं, हम इस प्रकार के छोटे से स्थान पे रहते हैं, फिर भी हमारे गुलामी को स्वीकार करके आप यहाँ पर पहुँचे हैं। आप तो बड़ी बड़ी सभाओं में जाते हैं, लेकिन इस छोटे से फुलवारी में आप आए हैं, इसलिए आपका भी बहुत प्यार से स्वागत है। और हमारे प्रेस वाले जितने भी भाई हैं, बहुत स्नेही और सहयोगी है। हमने ना लेटर भेजा ना कुछ नहीं, अचानक हमारे मधुबन से आए प्रकाश भाई ने कहा यदि आप क्यों मीडिया पत्रकारों का लोगों को बुलाए हैं। मैंने कहा मैं बहन का परमिशन चाह रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब से पूछ के बताएंगे, लेकिन बिजी होने के कारण हम तक सही समाचार नहीं मिल पाएगा। और जैसे ही भाई साहब से कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसा में सम्मेलन रखते हैं, तो भाई साहब ने कहा नहीं जरूर रखो। तो आज भाई साहब की दुआ करें, आप सबके प्रति आशीर्वाद करें, आप सबके प्रति मिलने की चाहना करें, और प्रकाश भाई की शुभकामना करें। उनके तहत आज आप सब इकट्ठा होकर बैठे हैं और आप इतने स्नेही हैं, इतने सहयोगी हैं। सिर्फ हमने फोन किया और आपको ये जिम्मेदारी दे दी कि आप सब मिल के आइए हैं। और इस बार भी वाह जिंदगी वाह कार्यक्रम के लिए आप आए हैं। शाम की सभा में कौन कौन है? नहीं, मैं कल शाम को भिलाई चला गया था। आप लोग आज जरूर आइए, वो बहुत जोरदार शिविर है। कई जगह शिविर को अटेंड करने के लिए पैसे देकर जाते हैं, हजारों रुपए देकर जाते हैं, और हमारे भाई साहब की शुभकामना निःशुल्क सेवाएं प्रदान करते हैं। तो आप सब उनका लाभ जरूर लें। और 5 दिन का जो टॉपिक है भाई साहब अपने अच्छे से बताएंगे, और मैं ज़्यादा समय न लेते हुए एक बार फिर से आपको दिल से धन्यवाद भी देती हूँ और स्वागत भी करती हूँ। तो चलिए हम अब रूबरू होंगे हमारे आदरणीय भ्राता प्रोफेसर वी गिरीश भाई जी से। जैसा कि आप सभी को निमंत्रण पत्र में भी बताया गया था, भेजा गया है आदरणीय भाई जी का परिचय। वे सिर्फ छोटे मोटे स्थान में नहीं बल्कि इंटरनेशनल और नेशनल कंपनीज में भी जाकर के लोगों को मोटिवेट करना है, वहाँ के लोगों को गाइडेंस करना, इस प्रकार का मार्गदर्शन आदरणीय भाई जी के द्वारा होता है। नाबार्ड, इसरो, SBI कंपनी, असम राइफल्स, सेना, सभी प्रकार के लोगों की सेवाएं आदरणीय भाई जी के द्वारा होते आ रहा है। देश विदेश में बड़े बड़े प्रोग्राम सभा में अपने स्पीच देते हैं। तो ऐसे छोटे से इस बगिया में भी हम आदरणीय भाई जी का स्वागत करते हैं। और भाई जी आपको मैं बता दूं, हमारे जितने मीडिया सहयोगी भाई हैं और हमेशा इनका सहयोग हमको मिलते आया है। हर दिन का प्रोग्राम का डे टू डे पूरा प्रकाशन इनके द्वारा हमको सहयोग प्राप्त होता है। तो ऐसे सारे सहयोगी भाई हमारे बीच आज उपस्थित हुए हैं। तो निवेदन करेंगे कि अब आपसे ही सीधा रूबरू होंगे। ओम शांति। जब दीदी ने कहा कि हमारे जो
मीडिया प्रभाग हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक कहें या प्रिंट मीडिया कहें, आप उनसे मिलना चाहेंगे? मैंने कहा ज़रूर। क्यों? क्योंकि कार्यक्रम के पहले ही मुझे इतने ज़्यादा समाचार पत्रों में यहाँ के आप लोगों ने इतना सहयोग दिया, मैंने कहा आपको ज़रूर मिलना चाहिए। और भाई जी और दीदी बार बार कह रहे थे छोटा जगह है, छोटा स्थान है, छोटा। आज के ज़माने में छोटा ही अच्छा है। मुझे तो दिल्ली पसंद ही नहीं आता है, इतना पोल्यूशन है, उसकी तुलना में तो यहाँ मैं आज भी सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गया ऊपर छत में, अभी भी मैं इतना देर हमारे कमरे के बाहर थोड़ी धूप आ रही है, कुर्सी लगा करके 2-3 लोगों से मैं बात कर रहा था, पूछ रहे थे ठंडी कैसी है, पोल्यूशन कैसा है। मैंने कहा हम स्वर्ग में आए हैं जी यहाँ पर। तो छोटा ज़रूरी नहीं है कि छोटा स्थान अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे तो, और मैंने देखा है छोटे छोटे क्षेत्रों में, गांव में आज भी भोलापन है, आज भी वो दूसरों को, हमें लोगों को आधा से ज़्यादा टाइम तो कन्विंस करने में लगता है कि हम जो सुना रहे हैं सुनो, उनको अट्रैक्ट करना पड़ता है, मार्केटिंग करनी पड़ती है कि भाई ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है आपके फ़ायदे के लिए। यहाँ वो नहीं करना पड़ता है, यहाँ सब सहजता है, इजी है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे स्थान जो अभी भी थोड़े स्लो है, सिंपल है, इजी है। आज के आपाधापी वाले जीवन में मनुष्य भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है पता नहीं है। अंग्रेजी में कहावत है, वेयर लाइफ इज लॉस्ट इन लिविंग, जीने के चक्कर में जीवन ही नहीं बचा है। वेयर नॉलेज इज लॉस्ट इन इंफॉर्मेशन, जानकारी के चक्कर में ज्ञान ही नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं है छोटा शहर या छोटा स्थान मुझे पसंद नहीं है, उल्टा मुझे अच्छा लगता है। और पूरे भारत में कहें, ब्रह्मा कुमारी इसके साथ मिल करके हमारा जो मीडिया का जो संविधान का एक बहुत सुंदर हाथ है, वो मिल करके अच्छे कार्य के लिए सदा ही सहयोगी रहा है। और मैं नीचे कमरे में देख रहा था तो आप लोगों का पूरा लिस्ट दीदी ने लगाया हुआ है कि हमारे यहाँ के मीडिया प्रभाग के कौन कौन से हैं। तो हमें बड़ी खुशी होती है कि इस श्रेष्ठ कार्य में जन सामान्य तक अच्छी खबरों को भी पहुंचाने का जो लक्ष्य है वो आप करते ही आते हैं, और इसी के तहत आज यहाँ पर भी आए हैं। और मेरा तो लक्ष्य रहता है कि किसी बहाने सारे लोग यहाँ आए, यहाँ की शांति को, यहाँ की साइलेंस को थोड़ा सा हम अनुभव करें, और इन बातों को हम अब भी अपने जीवन में थोड़ा सा धारण करें। ये जो विषय है वाह जिंदगी वाह, आज जैसे मैंने कहा जीने के चक्कर में जीवन ही नहीं बचा है, तो उसके तहत लोगों में एक जागृति लेकर आना कि हम वही सब कार्य करें, कुछ भी छोड़ना नहीं है। घर की जिम्मेवारी है, बच्चों को पालना देना है, आर्थिक स्वावलंबी बनना है, समाज को एक नई दिशा देना, वो सब करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। लेकिन ये सब करते हुए जिंदगी वाह वाह, आज सिर्फ जिंदगी जीने के चक्कर में टेंशन है, गुस्सा है, डर है, चिड़चिड़ापन है, कंपटीशन है, भय है, अशांति है, इनसिक्योरिटी है, तो मिस हो रहा है। तो उसी के तहत 5 दिन दीदी ने तो बहुत पहले से ही ये संकल्प किया था। मुझे याद आता है हम जनवरी में धमतरी में थे, तो दीदी खास वहाँ पे भी ऐसे ही 5 दिन का शिविर किया था। तो दीदी खास हमसे मिलने आए और वहाँ पर्सनली उन्होंने कहा आपको बालोद में आना है। मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन थोड़ा सा समय की व्यस्तता थी, तो बोला आप बताइए कौन सा डेट है, तो फिर दिसंबर का। तो हमें बहुत खुशी होती है कि ऐसे कार्यक्रमों में आज भी लोगों के अंदर जीवन को अच्छा बनाने का एक
क्या कहेंगे कि इच्छा तो है, कैसे करना है, क्या करना है, शायद वो जानकारी नहीं है। तो इसके अंतर्गत हम 5 दिन अलग अलग विषयों पर लोगों को कुछ कुछ बातों की जानकारी देते हैं। जैसे तनाव है, संबंधों में मधुरता है, स्वास्थ्य, जैसे कल भी मैं शेयर कर रहा था, आप लोगों ने सुना भी होगा, हिंदू धर्म में देवी देवताओं का गायन है, लेकिन एक भी देवी देवता की कभी तबीयत खराब नहीं हुई, कहीं लिखा नहीं है। आप तो लिटरेचर का अध्ययन किया होगा, कहीं नहीं लिखा रामायण में कि प्रभु श्री राम को कभी किसी भी प्रकार गैस का समस्या भी नहीं, सरस्वती माँ को कभी थायराइड नहीं हुआ, माँ दुर्गा को कभी घुटनों का दर्द नहीं हुआ, एक भी देवी देवता ब्रह्मा के अलावा एक को भी बूढ़ा नहीं दिखाया, सब सुंदर, सब यंग, एक एक का चेहरा दर्शनीय मूर्त। और आज हमारी अवस्था ऐसी कैसी है? तो उन्होंने ऐसा क्या किया? वो कौन सी मर्यादाओं को फॉलो करते थे? उनके जीवन में भी संघर्ष था। अधर्म का विनाश करो, धर्म की स्थापना करो, दानवों, राक्षसों, रावण, कंस, सबका वध किया। हमें तो नहीं करना है जी किसी का, हमें तो बड़े अपने जीवन को बड़े शांति से जीना है, लेकिन वो शांति के प्रयास में ही आज हमारी ऐसी शारीरिक अगर अवस्था बताऊं और मानसिक स्थिति भी देखा जाए तो वो भी बहुत अच्छा नहीं है। नींद की समस्या है आज लोगों में, डिप्रेशन है, एंजाइटी है। कल भी मैं शेयर कर रहा था, सुसाइड बच्चों में, आपको मैं डेटा बताता हूं, केरल में, मैं वैसे केरल का हूं, केरल में पिछले 1 साल 44 बच्चों ने सुसाइड किया, और उसमें भी कन्याएं ज्यादा। ये वहां का डेटा है, वहां के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन अपनी एक सभा में बोल रहे थे, और उसमें भी कम से कम 15 से 25% सुसाइड का कारण मोबाइल फोन। मम्मी ने ले लिया, टीचर ने ले लिया, उसकी मोबाइल फोन तो कहीं कारण नहीं होना चाहिए। हाँ चलो आर्थिक समस्या है, समझ में आता है, आपके जीवन में किसी ने आपके साथ कुछ ऊपर नीचे कर दिया, फिर भी समझ में आता है, वैसे तो नहीं करना चाहिए सुसाइड। तो हमारी जो नई पीढ़ी है और समाज की जो दिशा है वो थोड़ा सा, मैं समझता हूं हम जो प्रबुद्ध जन हैं, जो बड़े हैं, माता पिता हैं, हमको बैठकर इस पे थोड़ा सा चिंतन करना, और इसका समाधान ये नहीं है कि सरकार कुछ करे, उनको भी करना चाहिए। ये नहीं है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो कुछ करें, उनको भी करना चाहिए। लेकिन हमारे यहां परमात्मा हमको एक विधि बताते हैं, और वो विधि है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। हर एक व्यक्ति इंडिविजुअली ये जिम्मेवारी ले और उसका बोध हो कि मुझे अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रखना। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हम कल एक भाई से मिल रहे थे, वो भी माउंट आबू से आए हुए थे, उनकी ट्रेन थी रायपुर से, तो वो शहडोल जिले में पिछले 1 हफ्ते में कम से कम 50 स्कूलों में जाकर उन्होंने ये डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन का कार्यक्रम किया। तो उनसे मैं चर्चा कर रहा था, तो मैं उनको एक रिसर्च बता रहा था कि विदेश में एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उसको मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ये मार्शमेलो एक मिठाई होती है, जैसे यहाँ गुलाब जामुन है या जलेबी है, वैसे एक मार्शमेलो एक मिठाई होती है, कैंडी होती है, वो सफेद रंग की होती है और स्क्वायर शेप में होती है। बच्चों को बहुत पसंद आती है, मीठा होता है वो। तो 4 से लेके 6 साल के बच्चों के सामने प्लेट में वो मिठाई रख दी, और उनकी माँ ने बच्चों को कहा कि आपके पास 2 चॉइस है, या तो मिठाई बेटा अभी खा लो, या मम्मी अभी थोड़ा अर्जेंट कुछ काम आया है वो करके आती है, जब मम्मी वापस आएगी तब अगर खाओगे तो आपको 1 की बजाय 2 मिलेगा। अभी नहीं खाना, अभी खा भी सकते हो, चॉइस तुम्हारी है, या फिर मम्मी वापस जब आएगी तो 1 की बजाय 2 मिलेगा।
तो 3 प्रकार के रिस्पॉन्स देखे गए और उन्होंने कैमरा वगैरह लगा दिया और देखा। तो पहले प्रकार के बच्चे वो थे जिन्होंने तुरंत खा लिया। शायद, मुझे तो नहीं, मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं ऐसे समझता हूं उन लोगों की मनोवृत्ति ऐसी होती होगी, खाओ पियो ऐश करो, कल किसने देखा है, कल का कल देखेंगे, आज का आज देख लो जी। लेकिन कर्मों की गुह्य गति ये कहती है कल का कल नहीं हो सकता, आज का पल हमारे कल को निर्धारित करता है। कर्मों की गति ही ये कहती है। दूसरे प्रकार के वो बच्चे थे जिनको खाने का मन कर रहा था, लेकिन 2 मिलेगा तो 2 की इच्छा तो 1 से अच्छा है, तो 2 के लिए वो बोले नहीं, अभी नहीं खाता हूं, नहीं खा लेता हूं, रुक जाता हूं। उन्होंने उसको स्मेल किया, उसको टच किया, उसको थोड़ा सा टेस्ट किया। बच्चे हैं, मन भी कर रहा है लेकिन 2 खाने को नहीं मिलेगा। तो वो 10 मिनट के बाद वो जो कैंडी था वो गोल हो गया, चपटा हो गया। उन्होंने उसको टच किया, यहां टेस्ट किया और कुछ देर के बाद खा भी लिया। तीसरे प्रकार के बच्चे थे जिन्होंने नहीं खाया उसको, मम्मी आई फिर उनको 2 मिल गए। तो ये तीनों प्रकार के बच्चों को 25 साल के बाद, 20-25 साल के बाद मैप किया, देखा गया कि ये क्या कर रहे हैं बच्चे अभी, और उन्हीं बच्चों को लिया जिनके बाकी सब परिस्थितियां सिमिलर थी, समान थी। उनका इनकम लगभग सेम था, माता पिता ने उनको ध्यान से देखा, और मतलब बहुत वेरिएशन नहीं था फैक्टर्स में। और ये बच्चों को देखा गया कि जो तीसरे प्रकार के बच्चे थे, इनका विदेश में एक टेस्ट होता है, एंट्रेंस टेस्ट होता है प्रोफेशनल कोर्सेज का, यूनिवर्सिटी का। जैसे यहाँ पे नीट एग्जाम होता है मेडिकल का, वैसे वहां भी होता है। तो ये जो तीसरे प्रकार के बच्चे थे, ये ज्यादा क्लियर कर पाए प्रोफेशनल एग्जाम्स। दूसरा, ये तीसरे प्रकार के बच्चे किसी भी प्रकार का व्यसन उन्होंने नहीं किया। और तीसरे प्रकार के बच्चे मोटे, ओबीज, हेल्थ उनका अच्छा था पहले 2 प्रकार के बच्चों से। अब उन्होंने वो छोटे छोटे बच्चों को नहीं कहा आप नहीं खाओगे तो आपका भविष्य अच्छा हो जाएगा, नहीं खाओगे तो आपका, वो तो बच्चे थे छोटे छोटे। लेकिन ये देखा गया कि जिस व्यक्ति के बचपन में ही या फिर जीवन के किसी भी समय पर जिनका कंट्रोलिंग पावर है स्वयं के ऊपर, जिसको साइकोलॉजी में उन्होंने कहा डिलेड ग्रेटिफिकेशन, खाने का सुख, देखने का सुख, इसको हम प्लेजर कहते हैं। तुरंत खा लो, कल का कल देखा जाएगा। तो जो बच्चों में वो डिसिप्लिन थी, कंट्रोलिंग पावर था, वो एकेडमिक्स उनका अच्छा था, वो किसी भी प्रकार के बाहरी प्रभाव में प्रभावित नहीं हुए, और उनका हेल्थ अच्छा था। अब अगर मैं इसको भारत में देखूं तो आज तो हम कर्मेंद्रियों के अधीन ही हैं, और यहां अगर मैं आध्यात्मिकता बोलूं को स्कूल में जाके, तो स्कूल वाले तो फिर सीधे सीधे मना कर देंगे, बोलेंगे शिक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इतिहास, लिटरेचर यही सब सिखाओ। ये कब सिखाएंगे? ना बोलना या ना सुनना तो आजकल बच्चों को बिल्कुल भी आदत नहीं है। आज मम्मी अगर वो मोबाइल देख रहा है और मम्मी ने कहा बस हो गया अभी पढ़ाई करो, तो कितना रिएक्ट करता है। मनुष्य सिगरेट पीता है ना, सिगरेट पीने से निकोटीन लंग्स में जाता है, ब्लड में मिक्स होता है, हार्ट में जाएगा, हार्ट पंप करेगा, ब्रेन में जाएगा, केमिस्ट्री ब्रेन, केमिकल ब्रेन भी होता है, वो वहां रिएक्ट करता है और डोपामिन सीक्रेशन होता है, उसको नशा चढ़ता है, किक लगता है, रिवॉर्ड बोलते हैं उसको शक्ति आ जाती है, हाँ मैं अब और 4 घंटा काम कर सकता हूं। वो अलग बात है 2 घंटे के बाद फिर उसको वापस सिगरेट पीना पड़ेगा, फिर वापस सिगरेट पीना पड़ेगा। सेम चीज मोबाइल से होता है। मैं मोबाइल देख रहा हूं, टीवी देख रहा हूं, उसके अंदर जो भी आजकल देखते हैं सेम असर करता है। वापस देखने का मन करेगा, वापस देखने का मन करेगा, लत, और सेम डोपामिन सीक्रेशन।
वैसे पढ़ने बोलो तो वो नहीं करेगा, मोबाइल देखने बोलो तो हम 2 घंटे देख सकते हैं। और मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कोई भी भारतीय माता पिता या बड़े बुजुर्ग एक 5 साल के बच्चे को सिगरेट तो नहीं देंगे हाथ में, खिलौना दे देंगे, सेब दे देंगे, केला दे देंगे, टमाटर दे देंगे, सिगरेट नहीं देंगे, शराब नहीं देंगे, तंबाकू नहीं देंगे, लेकिन मोबाइल जरूर दे रहे हैं। और हमें ही नहीं पता कि मोबाइल इज एज कॉम्प्लिकेटेड एंड एडिक्टिव लाइक अ सिगरेट, क्योंकि शायद माता पिता को ही नहीं पता, उनको पता ही नहीं है कि इससे भी बच्चे में क्या प्रभाव हो सकता है। तो यही सब बातें, छोटी छोटी बातें, जहां हम अपने बच्चों का भविष्य को सुनहरा कर पाए, अपने जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन ला करके, हम थोड़ा सा बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेकर के। और तनाव तो क्या कहने हैं, छोटे बच्चे को भी आजकल तनाव है, बड़ों को भी तनाव है। तनाव से मुक्त और उससे रिलेटेड इतनी सारी बीमारियां, कहते हैं लगभग 80% बीमारी साइकोसोमैटिक है, आपके मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। यहां तक कि मेरे पास आंकड़े तो नहीं है, कोविड में कहते हैं ज्यादा लोगों की मृत्यु कोविड वायरस से नहीं हुआ, डर से हुआ, भय, उससे हमारी इम्यूनिटी डिस्टर्ब होती है। संबंधों में मधुरता की हम बात कहें, परिवार में आजकल ऐसा ही हाल हो गया है जहां, जैसे मैं कह रहा था, ना सुनने की हमारी आदत नहीं है। बचपन में तो आप भी अनुभवी होंगे, हम अपने माता पिता को कभी ना नहीं बोल पाते थे। और अगर मैंने कहा पापा मुझे च्युइंगम खरीदना चाहिए, मेरे को टॉफी चाहिए, पापा ने कहा ना, तो भैया मान लीजिए अब तो ना मिलेगा। आज बच्चे ना सुनना नहीं चाहते। तो हमें बच्चों को हारना, ना सुनने के लिए भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। माता पिता बच्चों को सिर्फ सफलता सफलता सफलता, अच्छी बात है, लेकिन समाज में अगर हम देखें कि कितने लोग सफल होते हैं और कितने लोग विफल होते हैं, विफलता के लिए प्रिपरेशन नहीं कराते हैं। मान लो हम सब यहां बैठे हैं, एक को ही फर्स्ट प्राइज मिलेगा, एक को ही दूसरा मिलेगा, एक को ही तृतीय स्थान मिलेगा, बाकी हम 10 लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। तो मान लीजिए 3 को 1 2 3 मिल गया, बाकी लोग, और बाकी लोगों को वो सहन करना, उसको समाना, उसको आगे के लिए और अच्छा करना कि मैं और मेहनत करके नेक्स्ट टाइम नंबर 1 ले लूंगा, ये आंतरिक परिवर्तन समाज में, ये हम अपने घर के लेवल पर करें, समाज के लेवल पर। एटलीस्ट मैं अपने घर में 2 बच्चों को तो इसके लिए प्रिपेयर करूं, भले उस स्कूल में ना भी हो। तो ये जो विद्यालय है, आप भली भांति जानते हैं, आप माउंट आबू भी आए होंगे, तो ये थोड़ा थोड़ा मानसिक लेवल पर हमारी सोच, हमारी दृष्टिकोण, हमारा एटीट्यूड में हम परिवर्तन लाएं। और इसी का एक प्रयास है ये 5 दिनों में, छोटी छोटी जीवन की बातों को करके लोगों को थोड़ा से रिलैक्स करके, इजी करके मेडिटेशन सिखाते हैं। और मेडिटेशन का पहला जो आधार है वो है थोड़ा न्यारा बनना, डिटैच होना, जो हम डिटैच नहीं हो पाते हैं। हम बच्चों को स्वयं को माइंड करना नहीं सिखाते। स्कूल में मैडम मॉनिटर बनाती है और कहती है सबको माइंड करो, और बच्चा जीवन भर सिर्फ दूसरों को ही माइंड कर रहा है। जी, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्होंने मुझे सॉरी नहीं बोला, उन्होंने मुझे गुस्सा किया। मुझे याद आता है जब हम पहली बार डॉक्टर कलाम जी से मिल रहे थे, 2001 के करीब, बॉम्बे में वो हमारे कॉलेज में आए थे। उन्होंने हमसे कहा कि मेरा एक सपना है भारत के लिए कि सन 2020 तक भारत नंबर 1 कंट्री होना चाहिए, विश्व गुरु। तो हमने तो खूब ताली बजाई कि भाई
मुझे तो इतना जानकारी नहीं है कि कोई भी राष्ट्रपति जी ने भारत के लिए ऐसा विजन स्टेटमेंट दिया, और उन्होंने किताब लिखी है विजन 2020। लेकिन उन्होंने हमसे पूछा ऐसी कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करके भारत नंबर 1 होगा। हमने उनको खुश करने के लिए कहा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, परमाणु के साथ वो जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा नहीं। हमने कहा स्पेस टेक्नोलॉजी, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, ब्रह्मोस, ये सब उन्हीं के, उनका पूरी टीम। उन्होंने कहा नहीं। हमने कहा भारत की अर्थव्यवस्था, हमने कहा एजुकेशन, हमने कहा भारत का मूल्य, भारत की आध्यात्मिकता, भारत की जनता, नारी सशक्तिकरण। वो ना 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 करते गए। हमने कहा आप ही बताइए ऐसी कौन सी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते। उन्होंने कहा एक ही शक्ति, और वो है एक प्रज्वलित मन, इग्नाइटेड माइंड। फिर से उन्होंने किताब लिखी, एक अच्छा मन, एक मन जो बाहर की परिस्थितियों से प्रभावित नहीं हो रहा है, शांत है, शक्तिशाली है, पावरफुल है, जो सही है उस वो करने की दृढ़ता है, ना को ना करने का विल पावर रखता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि वो मन को शक्तिशाली बनाने का विद्यालय, दुकान, हॉस्पिटल, वो फिर ये विद्यालय बहुत अच्छी। हमारा बस एक ही उद्देश्य है कि हर मन, आज भी हमारे सुबह के क्लास में भगवान ने कहा कि किसी को दुख नहीं देना है, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे कि सामने वाला परेशान हो, वो मुझे ध्यान रखना है। जैसे होमवर्क हो, बच्चे को स्कूल में होमवर्क मिलता है कि ये वाला चैप्टर का ये 4 प्रश्न करके आना। तो मैं आज अपने जीवन में क्या धारणा कर रहा हूं जो मुझ आत्मा के लिए, समाज के लिए, दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन हो। तो ऐसे करके ये 5 दिनों में बहुत साइंटिफिक बातें भी, और हम कहते हैं कि जैसा हम सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। आपको बस एक उदाहरण देता हूं। अमेरिका में ये किताब है साइको साइबरनेटिक्स करके, उसमें लिखा हुआ है, और वो कहते हैं जैसे डॉक्टर कलाम ने कहा एक प्रज्वलित मन, एक अच्छा मन। तो मन का प्रभाव शरीर में, समाज में, हमारे भाग्य में, हम जो बनना चाहें उसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अमेरिका के 7 होटल के महिलाओं को, जो साफ सफाई कर्मी, उनको होटल मेड कहते हैं, झाड़ू पोछा सब करने वाले। तो एक ग्रुप को, महिलाओं को बताया गया कि जो आप कर रहे हो 8 घंटे का काम, वो एक्सरसाइज है। तो उनको दिखाया गया कि मान लीजिए आपको वो दरवाजे से लेकर ये कुर्सी में आना है तो आप 10 कदम चलेंगे, लेकिन वो सफाई कर्मी को वहां से लेकर यहां तक झाड़ू लगाना है तो शायद वो 1000 कदम चलेगी। और अमेरिकन सर्जन्स एसोसिएशन के रिकमेंडेशन के अनुसार अगर आप 10,000 कदम चलते हो, माना आपका फिट बॉडी है, वो अभी झाड़ू लगा रहे हैं तो थोड़ा झुक के लगा रहे हैं, मॉपिंग कर रहे हैं तो थोड़ा घुटने मोड़ के, जब घुटने मोड़ रहे हैं तो हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच हो रहा है। एक एक कार्य, वो जो नौकरी कर रहे हैं ना, वो बताया ये इस चीज का एक्सरसाइज है, ये इसका एक्सरसाइज है, ये इसका एक्सरसाइज है, उनके मन में डाल दिया। दूसरे ग्रुप को कुछ नहीं बताया, एक ही ग्रुप के 84 महिलाओं को बताया, 84 महिलाओं को। 1 महीने के बाद ये 84 महिलाओं का फिजिकल टेस्ट किया गया। उन्होंने डाइट चेंज नहीं किया, वो जिम नहीं गए, उन्होंने कुछ भी, जैसे दूसरे कर रहे वैसे ही कर रहे, वही खाना वाना रहना सेम। और देखा गया कि ये 84 महिलाओं का वेट कम हो गया, इनका कोलेस्ट्रॉल ठीक हो गया, इनका बीपी नॉर्मल हो गया, उनका हिप वेस्ट रेशियो नॉर्मल हो गया। क्यों? फिर रिसर्च किया गया कि जब वो महिलाएं झाड़ू लेके झाड़ू लगा रही थी वहां से यहां तक, मन में क्या चल रहा था, मैं क्या कर रही हूं? एक्सरसाइज, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कर नहीं रही है, सोच रही है कि एक्सरसाइज कर रही हूं, एक्सरसाइज।
बिना एक्चुअली एक्सरसाइज किए सोचने से कि मैं एक्सरसाइज कर रही हूं आपका शरीर मान लेगा। ऐसा शुरुआती हमको ये करना है कि मेरा जीवन अच्छा है, मेरे जीवन में तनाव की परिस्थितियां हैं, लेकिन मेरा अपनी अवस्था शक्तिशाली, शांत और स्टेबल हो और मैं उन परिस्थितियों को अच्छी तरह मुस्कुराते हुए हैंडल कर लूंगा। अभी हम क्या सोच रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, क्या करना है, कितना तो कर रहा हूं, समाधान तो मिल नहीं रहा। ये भी तो आपका शरीर सुन रहा है ना, भले वास्तविकता है। तो जैसा हम सोचेंगे, और हमारे यहां तो ब्रह्मा कुमारीज में इसी सोच के आधार से सेम फंडा, हम कहते हैं हम इस कलयुगी दुनिया को स्वर्ग बनाएंगे। लोग सुन के हंस लेते हैं, ठीक है कोशिश करो, देखते हैं कब बनता है। लेकिन ये जिस दिन हम पूरे विश्व भर में जितने भी ब्रह्मा कुमारी जिसने अपने मन को शांत और शक्तिशाली बनाया, उनका जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, हमारे पास भी ऐसे कोई धन की शक्ति, कोई पॉलिटिकल शक्ति, कोई धर्म का सत्ता कुछ भी नहीं है इन बहनों के पास। बस हमारे पास एक ही शक्ति है, जैसा सोचेंगे वैसा हमारा भविष्य, वैसा हमारा भाग्य, और उसी शक्ति को यूज करना है। हम यहां 5 दिन में ये बताते हैं इन शक्तियों का इस्तेमाल करिए अपने हार्ट अटैक से बचने के लिए, अपने नींद के लिए, अपने बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, बुजुर्गों के लिए, बालोद के लिए, प्रकृति के लिए, भारत देश के लिए, विश्व के लिए। बस यही थोड़ा एक्सटेंड करना है। और हमने देखा है इतने सारे उदाहरण हैं, मैं क्या बताऊं। मैं आपको अगर अपने पर्सनल जीवन का एक उदाहरण सुनाऊं, हमारी माताजी ने आज से करीब 25 साल पहले कैंसर की बीमारी में शरीर छोड़ा। आज भी मैं हमारे एक दोस्त से मैं बात कर रहा था, क्रिश्चियन है, तो उनको थोड़ा क्रिसमस का बधाई दे रहा था, वैसे तो लेट हो गया हूं। तो वो पूछ रहे थे पापा कैसे, मैंने कहा 90 साल के हैं आज मेरे पिताजी, 90 साल, उनको डायबिटीज नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है। 11 साल वो अकेले रहे, मां भी नहीं, बच्चे भी नहीं। ऐसा रिसर्च कहता है महिला का पत्नी की मृत्यु के बाद पति की औसतन आयु कम हो जाती है, क्योंकि जो पत्नी जो सेवा करती है, वो तो पति तो चाय का प्याला उठा के यहीं रख देता है, वो तो पत्नी लेके जाती है। पति जनरली बहुत कुछ नहीं करते हैं। हमारे डैडी भी ऐसे ही थे, अब खुद ही खाना बनाओ, फिर बहू बेटी, पत्नी जैसे तो बेटी और बहू ध्यान थोड़ी ना रखेगी, छोटे छोटे, और आदेश और अधिकार थोड़ी ना हम बेटी पे रख सकते हैं जैसा पत्नी पे रखते हैं। तो एवरेज एज पोस्ट द डेथ ऑफ द वाइफ पुरुषों का बहुत कम होता है। और हमारे पिताजी अकेले, हमारा केरला में ना ऐसे ही घर है, 11 साल। हमको लगता था कि पता नहीं पापा डिप्रेशन में आ जाएंगे, कोई तो बात करने वाला चाहिए। मेडिटेशन, परमात्मा के सानिध्य, उसका साथ, कि भगवान मेरे साथ है, मैं झाड़ू नहीं लगा रही हूं, मैं तो एक्सरसाइज कर रही हूं, सारा खेल इधर का ही है, मैं स्वस्थ हूं। और कमाल है आज भी, अभी प्रकाश भाई और ये सब सेवा में गए थे, रशिया में सोशल विंग की सेवा करने के लिए गए, हमारे पापा भी गए 90 साल की आयु में। हमने बोला पापा रहने दो, ठंड होगी, तकलीफ होगी, यहीं का ठंड आपको सहन नहीं होता है। बोला नहीं मैं जाऊंगा, गए ना। हमारी तरफ से हमने पापा के लिए नेगेटिव सोचा कि अब अकेले हैं, क्या होगा, सुन तो रहे नहीं है, वो यहां आ नहीं रहे मुंबई में हमारे साथ रहने, ना हमको वहां जाने दे रहे हैं, जिद तो कर रहे हैं। क्या सोचा हमने, पापा अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मानसिक स्थिति गुड है, तो फिर वैसे ही होगा। हमको बस एक ही परिवर्तन लाना है, जो हम चाहते हैं वो सोचना शुरू कर। लेकिन जो हम चाहते हैं वो नहीं सोचते, उसके एकदम विपरीत सोचते हैं। तो मन की ट्रेनिंग, जिसको हम राजयोगा मेडिटेशन कहते हैं, वो फिर यहां पर हम सभी को सिखाते हैं। तो ऐसा करके 5 दिन का ये शिविर में ये सब बातों को थोड़ा सा हंसी में इजी करके, लोगों के व्यवहारिक जीवन से एग्जाम्पल्स लेकर हम ये 5 दिन का शिविर, और हम यही आशा करते हैं कि बालोद के जितने भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में
एक चीज है बच्चों को पालना कैसे देनी है। हाँ, बच्चों के लिए माता पिता एक आदर्श बने अपने व्यवहार के द्वारा। आज बच्चे आमिर खान को, सलमान खान को, ऋतिक रोशन को, विराट कोहली को हीरो मानते हैं। घर में जो है उनको हीरो नहीं मानते। माता पिता अपना पूरा जीवन बच्चों के ऊपर त्याग कर देते हैं, लेकिन बच्चों के मन में माता पिता के लिए वैसा भाव नहीं दिखता आजकल। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा। माता पिता बोथ डॉक्टर दोनों, ये जो भाई साहब हैं ये अमिताभ बच्चन का ट्रीटमेंट करते हैं। वो उसने बच्चे को भेजा विदेश में पढ़ने के लिए, पीएचडी कर रहा है। अब उसको प्यार हो गया है एक मुस्लिम को, प्यार ही करना था तो कोई विदेशी से कर लेता, वो भी मुस्लिम लड़की। कैसे उसको यहां लाएंगे घर में, समाज क्या कहेगा बताओ। और लड़का मानने को तैयार नहीं, बोला करूंगा तो उससे ही करूंगा। एक झटके में माता पिता की अवस्था, बच्चे की अवस्था, सब इतना कॉम्प्लिकेटेड है। और फिर इतना सब करने के बाद मनुष्य एक समय पर आकर कहता है कि क्या है ये सब, क्या हासिल कर लिया मैंने, क्या हमने इतना पढ़ लिया, इतना कमा लिया और इतना बच्चे को भी पढ़ा लिया, उसको भी ये शिक्षा दे दी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इसमें कर्मों की घुइय गति, समय, सब में मन को जीवन में कभी भी कोई भी परिस्थिति किसी के साथ आ सकती है, लेकिन उस समय एक ही चीज काम करता है, हम कितने शांत हैं, स्टेबल हैं, इजी। मैंने वो माता जी को कहा, क्या गारंटी है कि आपको आपकी कम्युनिटी की, आपकी भाषा वाली भारतीय बहू और आपका जीवन को नर्क बना दे? कोई गारंटी तो नहीं है ना। जस्ट बिकॉज वो इंडियन है और आपकी भाषा वाली है, आपकी पसंद की है। तो बोला हाँ वो भी जरूरी नहीं है। तो मैंने कहा लेकिन आपकी धारणा तो नहीं है ना, वो मुस्लिम है, वो बांग्लादेशी, मैं समझता हूं थोड़ा सा हो सकता है चैलेंज लेकिन आप चिंता कितना कर रहे हो सकता है वो बाकी सब बहुओं से अच्छी हो, आपको बड़ा प्यार करे, आपको बड़ा मां का सम्मान दे। मैं समझता हूं धर्म अलग है, उनका कल्चर अलग है, भाषा अलग होगा, खाना पीना अलग होगा, वो एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन जस्ट बिकॉज वो दूसरे कंट्री की है, दूसरे धर्म की है और आप इतना हाय हाय कर रहे हो, तो क्या गारंटी जी हमारे धर्म की, हमारी भाषा वाली कुछ। तो कोशिश करिए, कन्विंस करिए, परेशान मत होइए, चिंता मत करिए, नेगेटिव सोचिए मत। ये हम नहीं कर पा रहे हैं, हम बहुत ज्यादा फिर चिंताओं में। और बच्चों के अंदर वो मूल्य, वो भारत की जो आध्यात्मिकता है, बड़ों के प्रति सम्मान है, बड़ों के प्रति आदर है, बड़ों के साथ बैठ करके चर्चा करें। बस एक लास्ट बात बताता हूं, फिर हमारे लिए सब दीदी ने बहुत अच्छा भोजन की भी व्यवस्था की है। आपने भी सुना होगा महाराष्ट्र में इसी साल नीट एग्जाम, उसको 99.9 मार्क्स मिले, मतलब नंबर 1 पूरे भारत में। वो बच्चा सबसे अच्छा, महाराष्ट्र का बच्चा नीट एग्जाम पास किया, उसको 99.9 मिले और उसने सुसाइड किया। क्यों? क्योंकि पापा चाहते हैं कि मैं मेडिकल करूं और बच्चा चाहता है मैं ना करूं। तो पापा के फोर्स में आकर उसने 12वीं भी साइंस ले लिया, नीट की प्रिपरेशन भी कर लिया, लेकिन उसको कहीं है अंदर कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, उसको कुछ बिजनेस वगैरह कुछ करना है। तो मैं ये प्रश्न पूछता हूं बड़ों को, माता पिताओं को, कि जिस बच्चे को 99 मिला, मतलब उसको फिजिक्स में लगभग 100 में 100 है, केमिस्ट्री में भी और बायो में, मतलब एक ही मार्क्स तीनों में कुछ कम होगा। कितना इंटेलिजेंट बच्चा है वो। 3 घंटे की परीक्षा में, इतना टफ होता है नीट एग्जाम, अच्छे अच्छे बच्चे नहीं निकाल पाते। ये बच्चा प्रश्न समझ रहा है, उसको सॉल्व कर पा रहा है, समय कम समय में उसको सही उत्तर भी निकाल, मतलब कितना स्मार्ट बच्चा है।
तो क्या ये बच्चा यहां इतना स्मार्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में, थोड़ा स्मार्ट बन के पापा के दोनों टांग पकड़ करके बैठ जाता था नीचे, पापा मैं आपको उठने ही नहीं दूंगा, आपको खाना खाने नहीं दूंगा, आपको सोने नहीं दूंगा, चलो चर्चा कर लेते हैं मेडिकल करना है या नहीं करना है, गले लगा करके बैठो यहीं पर, थोड़ा सा वो प्यार वाली जिद नहीं कर सकता था? खाना नहीं खाऊंगा, पहले हम लोग चर्चा कर लेते क्यों करूं मेडिकल, कि वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में इतना मेहनत करा, ये प्रश्न का फॉर्मूला ये नहीं होगा, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाना, इसको ऐसे सॉल्व करना है, उसका उत्तर ये है, कितना बुद्धि है। लेकिन भावनात्मक तौर पर एक पिता के साथ बैठ करके बात को सुलझाने का बुद्धि नहीं है। कहां है इमोशनल इंटेलिजेंस? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का तो सुपर इंटेलिजेंस है। तो कहीं ना कहीं है ना, बहुत ज्यादा इम्बैलेंस है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम बच्चों को ना पढ़ाएं, डॉक्टर नहीं बनाएं, प्लीज पढ़ाएं, लेकिन इन चीजों में भी थोड़ी सी ध्यान रखें, खुद बैठें, खुद बच्चों के साथ चर्चा करें, या फिर ऐसा कोई विद्यालय हो जहां पर इन सब चीजों की बहुत अच्छी तरह शिक्षा दी जाती हो। तो यही बस छोटी छोटी बातें हैं जो हम इस वाह जिंदगी वाह के 5 दिन के कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सहयोग देते ही आए हैं। दीदियों के बुलावे पर, उनके रिक्वेस्ट पर आप संपूर्ण रीति से सहयोग देते हैं। आपको परमात्मा की तरफ से बहुत बहुत दुआएं हैं, और हम आपके भविष्य के लिए भी बहुत मंगल कामनाएं हैं। और आप एक बार जरूर माउंट आबू आइएगा, अगर आप अभी तक नहीं गए हैं। हमारा एक मीडिया प्रभाग है, प्रकाश भाई भी उस मीडिया प्रभाग से हैं, और हम भारत में जितने भी मीडिया हाउसेस हैं उन सब के लिए कार्यक्रम करते हैं। माउंट आबू में कॉन्फ्रेंस होता है, बड़े लेवल पर भी होता है, छोटे ग्रुप्स में भी होता है। बहुत सुंदर है माउंट आबू। माउंट आबू वैसे तो एक दर्शनीय स्थान है और तीर्थ भी है, जो भारत का सबसे सुंदर जो जैन टेम्पल है, उसकी आप नक्काशी देखेंगे ना तो आपको संसार में ऐसा नहीं मिलेगा। आज से करीब 1500 साल पहले इतनी महीन कारीगरी, वो भी ऊपर छत के ऊपर संगमरमर के पत्थर, क्या टेक्नोलॉजी यूज किया होगा, हाथ और छेनी से अंदर अंदर अंदर। वो भी आप दर्शन कर सकते हैं। माउंट आबू में हमारे बहुत अच्छे अच्छे स्थान बने हुए हैं, और इसी बहाने आप हमारा कार्यक्रम भी अटेंड कर सकते हैं जो हम मीडिया वालों के लिए करते हैं। तो आपको माउंट आबू में भी आने का बहुत बहुत निमंत्रण है। दीदी आपको अगले साल का पहले एडवांस में ही बता देंगे, कि जिसके लिए हम पहले से टिकट वगैरह भी बुक करें, आने जाने में आपको फिर तकलीफ ना हो। आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। ये सब प्रकृति प्रदत्त है या मानवीय दोष है? मनुष्य हैं तो दुख, सुख, शांति, गुस्सा, ये सब नेचुरल है। और ब्रह्मा कुमारी कहो या कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति कहते हैं कि क्रोध हानिकारक है, दुख रहित जीवन होना चाहिए, चिंता मुक्त जीवन होना चाहिए। तो बस मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा भाई साहब, जो प्राकृतिक होता है, नेचुरल होता है, वो बहुत सहज, कोई भी व्यक्ति सहज और लंबे समय तक कर सकता है उस चीज को। से फॉर एग्जाम्पल, अभी मान लीजिए हमारा भोजन नीचे, मान लीजिए हम सब चल के जाएंगे नीचे, फिर आप भोजन वगैरह करके गाड़ी में बैठ के अपने घर जाएंगे या ऑफिस जाएंगे, चल करके कमरे के अंदर जाएंगे, चल करके किचन में जाएंगे। सारा दिन हम चल करके काम करते हैं। आपको मैं कहूं, आज अभी से लेकर कल तक चलना नहीं है, कूद कूद के करना है। आप यहां से जाएं, ऐसे कूद कूद के करें, सीढ़ी उतरे कूद कूद के, खाना खाने के बाद कूद कूद के गाड़ी में बैठे। नेचुरल है कूदना।
नहीं, आपके घुटने जल्दी घिस जाएंगे, आपको थकान जल्दी होगी, आपके मसल्स ज्यादा दर्द करेंगे। तो मनुष्य के लिए पैदल चलकर कार्य करना नेचुरल है, जो हम इजीली लंबे समय तक कर सकते हैं। प्रश्न, आसानी से लंबे समय तक गुस्सा करके बताइए। हाँ, मैं भड़कता हूं ज्वालामुखी की तरह, कुछ हो गया, बात हो गई है और मुझे बड़ा गुस्सा आ गया, किसी ने मेरे गाड़ी को टच कर दिया और उस आवेश में आकर मैं उसको बहुत गाली दे देता हूं। कुछ समय के बाद आजू बाजू वाले यही बोलेंगे, अच्छा शांत हो जाओ, हो गया, उसने गलती मान ली है, जो भी नुकसान है वो दे देगा, अभी शांत हो जाओ। और मान लो मैं शांत होने के बाद भी कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे इतना नहीं रिएक्ट करना चाहिए था, कभी कभी खुद भी फील हो जाता है, प्यार से भी हो सकता था मामला, ठीक, बट चलो ठीक है। तो लंबे समय तक दुखी होकर बताइए, लंबे समय तक आसानी से क्रोध करके बताइए। तो हम भड़क रहे हैं लेकिन शांत भी हो रहे हैं, तो ये शांति कहां से आ रही है? वस्तु स्वाभाविक साधारण वातावरण में अपने मूल स्वभाव में आएगा, वो उसका स्वभाव है, वो उसका नेचुरल गुण है। जैसे दीदी ने यहां मेरे को गर्म पानी दिया, अब पानी को गर्म कैसे किया? पानी को लिया, पतीले में डाला, गैस के बर्नर को ऑन कर दिया, तो पानी को गर्म अग्नि ने किया। गर्म पानी दीदी लाकर यहां रख दिया, आधा घंटे के बाद पानी क्या हो जाएगा? पानी को ठंडा किसने किया? उसका मूल गुण है, इट्स नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनीथिंग। अब उबला हुआ ठंडा पानी को दीदी क्या करती है? फ्रिज में रख देती है, उसके चिलिंग उसमें, अब वो आइस हो जाता है मान लो। अब पानी का मॉलिक्यूलर का स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया, लिक्विड से वो सॉलिड हो गया। पानी को सॉलिड किसने किया? फ्रिज ने। दीदी वापस लाकर यहां रख देती है, आधा घंटे के बाद पिघल जाएगा, थोड़ा इंक्रीज इन टेम्परेचर। मूलतः हर वस्तु अपने साधारण वातावरण में अपने मूल स्वधर्म में टिकेगा। तो मेरे जीवन में भी मैं साधारण वातावरण में आता हूं, तो मैं कौन से मूल स्वभाव में आता हूं? स्नेह, प्यार, शांति, सुख। हाँ, परिस्थिति आती है तो बर्नर की तरह भड़क जाता हूं, कभी कभी लो फील कर जाता हूं, ऐसा पापा का मृत्यु हो गया सोच के बहुत दुखी भी हो जाता हूं। लेकिन हमारा ये जो मूल प्रकृति है वो है सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। 7 गुण है और यही मनुष्य चाहता है जीवन में। तो अगर मैं इससे कन्विंस्ड हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि क्रोध से हट करके ज्यादा जीवन। और एक और भी अगर मैं आपको थोड़ा सा साइंटिफिक बात बताऊं, जब भी मनुष्य गुस्सा करता है किसी को बचाने के लिए, किसी के कल्याण के लिए, अन्याय के विरोध में, कुछ भी अच्छी वजह से, जिसको मुझे लगता है कि हाँ मैं सही, भावना अच्छी हो सकती है, लक्ष्य अच्छा हो सकता है, लेकिन क्रोध कर रहा है। क्रोध जब मनुष्य करता है तो हमारा बॉडी केमिस्ट्री, बीपी नॉर्मल होता है या हाई हो जाता है? हाँ, तो बीपी को मान लो 80/120 मान लो नेचुरल है, तो वो अभी 140 जा रहा है, तो मतलब अननेचुरल हो गया। नेचुरल स्थिति में तो 80/120 होना चाहिए, वो मेरा नेचुरल है। अब किसी की भलाई के लिए ही मैं गुस्सा कर रहा हूं, मान लो, वैसे तो नहीं करना चाहिए, अच्छी वजह के लिए भी मैं गुस्सा कर रहा हूं, तो लेकिन बॉडी केमिस्ट्री, हमारा एड्रेनलिन सीक्रेट होगा। विज्ञान कहता है कि एंगर इज नॉट हेल्दी, शारीरिक तौर पर तो अच्छा नहीं है, व्यवहार के तौर पर, संबंधों में सामने वाले को तो बुरा लगेगा ना कि आपने गुस्सा कर दिया। तो ये जो विषय विकार हैं, ये सब मनुष्य सीखता है बचपन से। मैंने माता पिता को देखा गुस्सा करते हुए, स्कूल में देखा, सिनेमा में देखा, सिर्फ देखा नहीं, समझा, अच्छा ऐसे होता है गुस्सा, गुस्सा करने वाले में दम है, पावर है, शक्ति है, अथॉरिटी, वो जो चाहता है वो कर रहा है।
पापा ने मम्मी पे गुस्सा किया, मम्मी रो रही है और मम्मी पापा को बात मान रही है, तो ये कमजोर है, वो शक्तिशाली है। और कोई भी संसार में कमजोर नहीं होना चाहता है। तो मैंने सिर्फ देखा नहीं बचपन में, मैंने उसको समझा, सिर्फ समझा नहीं, उसको स्वीकार कर लिया। अच्छा, ऐसे ही दुनिया चलती है जी। और स्कूल में जाके मैंने मेरे बच्चे के साथ, फ्रेंड के साथ लड़ाई हो गई किसी बात को लेके, पेंसिल को लेकर के, मैंने दिया उसको, गुस्सा किया, 2 मुक्का मारा, वो रोने लगा, मेरे को अच्छा लगा। टीचर ने 2 थप्पड़ मुझे लगा दिया कि मैंने उसको क्यों मारा। फिर मम्मी को बुलाया, मम्मी को बोला गया कि बच्चे, आपके बेटे ने उसको 2 थप्पड़ मारा, उसको खून बह गया। मम्मी ने और 2 झापड़ लगाया मुझे। मुझे एक बात ही नहीं समझ में आई, मम्मी इन पे गुस्सा करे चलता है जी, मैं गुस्सा करूं नहीं चलता है जी। वहीं से कंफ्यूजन चालू है सर। हमको ही नहीं समझ में आ रहा क्या सही है क्या। मैं गुस्सा करूं नहीं चलता है, मम्मी छोटे पे गुस्सा करे चलता है, मम्मी काम वाली बाई पे गुस्सा करे चलता है। तो क्योंकि मुझे भी तो समझाओ ना। मैंने कहा छोड़ो जी, पावरफुल बनना है तो गुस्सा करना पड़ेगा, दम दिखाना पड़ेगा। 1 बार किया, 10 बार किया, और इस 50 साल की उम्र में अब मेरे को लगता है गुस्सा मेरा स्वाभाविक गुण है। हमको रिविजिट करना पड़ेगा, कहां हेल्दी है शरीर के लिए, कहां हेल्दी है व्यवहार के लिए, कहां हेल्दी है समाज के लिए, क्या मैं एग्जाम्पल और सैंपल सेट कर रहा हूं सामने वाले के लिए। तो अगर मैं गुस्सा करना ऐसा सीख सकता हूं, देखा, समझा, स्वीकार किया और फिर गुस्सा किया, तो ऐसे ही शांति पे भी कर लो। शांति भी देखूं, शांति को समझूं, शांति को स्वीकार कर लूं और प्रैक्टिस करूं। लेकिन दिखता ही नहीं है ना कहीं। वो महात्मा बुद्ध होकर गए, वो अब का जमाना। एक महात्मा गांधी, आज तो हमको ही डाउट है महात्मा गांधी करेक्ट थे कि राइट थे। आज तो महात्मा गांधी जी पर ही इतना विवाद छिड़ा हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कौन सही है कौन गलत है। सब पॉलिटिकली कोई बोलता है अपने फायदे के लिए, वोट बैंक के लिए, नहीं हमारा महात्मा हमारा महात्मा। लेकिन मैं तो सब देख रहा हूं ना। मुझे एक व्यक्ति दिखाइए जो 24 घंटा अगले 30 दिन शांति के आधार से जीवन जिए, तो मैं देखूं, तो फिर समझूं, तो फिर स्वीकार करूं, पता चले ये शक्तिशाली है तो धारण करूं ना। कहीं नहीं दिखना। और गिरीश भाई ने क्यों धारण कर लिया? क्योंकि मेरे को इन दीदियों में दिखा, मुझे उस ब्रह्मा बाबा में दिखा। हमारी जितना आपको फोटो नजर आ रहा है, ये सब एक बड़े वंडरफुल व्यक्ति, बड़े साधारण है, किसी कोई नहीं जानता इन लोगों को, हमारी दीदियों को भी कोई नहीं जानता, लेकिन हमारे लिए तो एग्जाम्पल है। आपको क्या लगता है कि ये वाला सेंटर और इसके पहले कितने, 1996 से ना दीदी, 96 से अपने परिवार को छोड़ करके ऐसे स्थान पे आकर के जहां हम किसी से पैसे भी नहीं लेते। आपको यहां आकर एडमिशन नहीं लेना है, आपको मंथली फीस नहीं है, ईयरली कोई चार्ज, कोई चंदा नहीं है। आपने कभी देखा ब्रह्मा कुमारी चंदा मांग रही इस कार्यक्रम के लिए? अलग बात है कि हमारे जान पहचान के लोग अपनी रीति से फिर सहयोग देते हैं, मांगते नहीं है। तो जाकर हमारे 145 कंट्री, आइए माउंट आबू में आपको दिखेगा इतना बड़ा। और कई लोगों को पता है क्या लगता है, इनको ना बाहर से आता पैसा। और दीदियों को पूछो कहां से आता है, लेकिन उनका चेहरा, घर परिवार छोड़ करके, नौकरी नहीं कर रहे, बिजनेस नहीं कर रहे, फिर भी संस्था को चला रहे हैं। तो वो मेरे को दिखता है और मैंने पहचाना है और मैंने देखा है इनकी तरक्की कहां से कहां हो रही है। तो मुझे उसके अंदर वो लॉजिक नजर आ रहा है, तो मैं क्यों नहीं धारण कर लूं थोड़ा शांति। और शांति में रहने से सर बीपी नॉर्मल होता है, मेडिटेशन का एक्सपेरिमेंट्स है। व्यक्ति जब शांति में रहता है उसका बॉडी केमिस्ट्री रादर और हील होता है, वो बूढ़ा नहीं होता है, स्वास्थ्य लंबा होता है, मानसिक क्रिएटिव। हमारी दादी थी, जानकी दादी कहाँ है, दिखा कहीं फोटो होगा तो दिखाऊंगा, 104 साल की आयु तक। और मैं 104 साल की आयु में, उन्होंने मार्च अप्रैल में शरीर छोड़ा, मैं जनवरी में उनके साथ बैंगलोर में था, ऐसी बैठी थी बाजू में। क्या उनकी याददाश्त शक्ति 104 की आयु में। क्यों? क्योंकि उन्होंने खर्चा ही नहीं किया। बोला मैं ज्यादा सोचती नहीं हूं, देखा सुना समझा, ठीक है जी, क्या जबरदस्ती फालतू में वो ऐसा क्यों कर रही है, ऐसा। हम खर्चा कर रहे हैं ना ज्यादा मानसिक शक्ति, जितना ज्यादा खर्चा करेंगे उतने जल्दी हम बूढ़े होंगे।
उतना जल्दी हमारा स्वस्थ। वो देवी देवताएं देखो सदा यंग। तो मेरा ऐसा मानना है भाई साहब, वो जो गुस्सा है, चिंता है, ये विकार है। ये मनुष्य अक्वायर किया है, सीखा है उसने इस तरीके से। हमारा नेचुरल नेचर शांति है, खुशी है, आनंद है, प्रेम है। और इसमें जितना हम टिक के रहेंगे उतना हमको हर चीज में हमारा फायदा और कल्याण है। भाई जी, ये हमारा कार्यक्रम वाह जिंदगी वाह ये चल रहा है। तो अक्सर लोगों को कहना कि जिंदगी को समझ पाना इतना आसान नहीं है। तो ये क्या सही है कि क्या कैसे? देखिए, अगर हम सब मान लो स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और ज्यादा बच्चे ये कहते हैं कि गणित बड़ी कठिन विषय है, लेकिन आपको एक दो तो ऐसे मिल जाएंगे जिनको गणित में ही 100 में 100 मिल रहा है। कोई तो होगा उसमें फर्स्ट आने वाला, कोई तो होगा जो नंबर 2 आ रहा, कोई तो होगा नंबर 3। उस बच्चे को पूछो कि गणित कैसा है तो बोलेगा बहुत आसान है। तो प्रश्न ये है, एक व्यक्ति के लिए गणित आसान है, एक व्यक्ति के लिए गणित जटिल है, इसका मतलब प्रॉब्लम गणित में नहीं है। आपने गणित को कितना अभ्यास किया है, गणित को कितना इंटरेस्टिंग बनाया, गणित की कितनी ट्यूशन क्लासेस ली है, गणित को मैं आसान बना के रहूंगा, अध्ययन करूंगा, इसको ऐसे उसको ऐसे, टीचर को 10 सवाल पूछूंगा, तो शायद इस बच्चे के लिए आज जो जटिल लग रहा है वो आसान हो जाएगा। तो आप जो कह रहे हैं उसमें तथ्य तो है कि जब लोगों के पास टाइम ही नहीं है जीवन को सुनने का, समझने का, पढ़ने का, तो फिर वो कठिन ही लगेगा। हमारे पास टाइम कितना है बताइए? दुनिया को छोड़ दीजिए, हम तो जीवन को पढ़ने के लिए, हमारे पास तो मुंबई में मजाक हंसी की बात सुना था, हम कहते हैं मुंबई में लोगों को आइए थोड़ा मेडिटेशन, जीवन को समझिए। तो मुंबई के लोग कहते हैं मरने की फुर्सत नहीं है। तो मैं हंसी में कहता हूं इच्छा जाहिर करिए, प्रबंध मैं कर देता हूं। मरने का मतलब यमदूत दरवाजा खटखटा रहा है और आप बोलते कल आना भैया, टाइम नहीं आज मरने का। तो भाई साहब, कोई भी चीज आसान है या कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें कुछ परसेंटेज हो सकता है, लेकिन ज्यादा हमारे ऊपर है कि मैं, और फिर उसकी फिर धारणा भी हो जाती है। इसको हम न्यूरो एसोसिएटिव नेचर कहते हैं ऑफ द ब्रेन। मेरा पहला शादी थोड़ा सफल नहीं हुआ, पत्नी छोड़ के चली गई, डाइवोर्स हो गया, ठीक है। फिर मेरे को तो शादी करने की इच्छा नहीं हुई, फिर मैंने दूसरा, मम्मी पापा ने फोर्स किया, बच्चा है संभालने के लिए, दूसरी शादी की, वो भी गड़बड़। तो एक दो अनुभव से पता है, मैं एक अवधारणा लगाता हूं, संसार की सभी महिलाएं गड़बड़ है। अब हमने सर्टिफाई कर दिया। जैसे आप कह रहे हो ना, ये जिंदगी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, हो सकता है आपके जीवन में घटना घटी हो जिसने ऊपर नीचे किया, और दूसरी बार ऐसा कुछ हुआ, तीसरी बार ऐसा हुआ है, बट ये मुझे अधिकार नहीं है किसी को सर्टिफाई करने का कि जिंदगी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। सो इट डिपेंड्स ऑन मी एंड माई एक्सपीरियंस, और उन अनुभवों से मैंने क्या सीखा। और हो सकता है आप वो तीनों ही पत्नियों को पूछे ना, और उनसे मिले, उनको उनसे चर्चा करें, तो आपको भी समझ में आएगा कि वो तीनों करेक्ट है, यही प्रॉब्लम है। नहीं तो क्यों गड़बड़ हो रहा है जी, पहले भी गड़बड़, दूसरा भी गड़बड़, तीसरा भी गड़बड़, तो तुम्हारे में, लेकिन मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा, मैं ही राइट हूं, मैं ही राइट हूं, मैं ही राइट हूं, सब गलती उनकी, सब गलती उनकी। तो ऐसे करके कुछ अवधारणाएं हैं जो हमने बहुत अच्छी तरह उस पर चिंतन नहीं किया है। सारे पुरुष ऐसे ही है, सारे राजनेता ऐसे ही हैं, ये दुनिया ही गड़बड़ है, सारे आध्यात्मिक संस्था पैसे कमाते हैं। होगा एक दो, होंगे दो चार, नहीं भी होंगे, ज्यादा भी होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत भी नहीं है, लेकिन मैं किस प्रकार से किन चीजों को पकड़ रहा हूं। सारे गुरु ढोंगी है, हो भी सकता है कुछ लोग होंगे, कुछ लोग नहीं भी होंगे, बट मेरा अंडरस्टैंडिंग क्या है, मैं उन परिस्थितियों में कैसे रहता हूं। तो जरूरी नहीं है कि जिंदगी को हम समझने में बड़ी कठिनाई है,
समझने के सही तरीके और प्रोसेसेस को अपनाएंगे तो आपको वही जिंदगी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। वो हम प्रयास करेंगे इन 5 दिनों में। भाई जी, कल शाम को अपने कार्यक्रम में पूरे समय रहे, आखिरी में आपने 2 मिनट कल मेडिटेशन कराया जी, उसकी बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं चाह रहा था कि मैं वो 2 मिनट पूरी तरह आपके साथ जुड़ूं, ओके, लेकिन मेरा मन उसके बाद भी अस्थिर रहा। करेक्ट। तो ऐसे कैसे हम उसको स्थिर करें कि हम 2 मिनट कम से कम? जी इसके लिए ना एक ही चीज मैं कहूंगा, थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। अगर आप मुझे मतलब मेरी जो फिजिकल हेल्थ के हिसाब से अगर यहाँ पर एक बकेट पानी रख दें, मान लो 15 किलो का हो, और किसी ने कहा भाई साहब पानी वहां बहुत जरूरत है बर्तन धोने के लिए, अब मैं उठाऊं 2 कदम के बाद ही मेरा हाथ दर्द करेगा, क्योंकि इसमें शक्ति नहीं है। और अगर मैं चाहूं कि ये मैं बकेट का पानी वहां से सीढ़ी उतार करके नीचे किचन तक जहां बर्तन धोया जा रहा वहां तक रखूं, तो हर दिन थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करना पड़ेगा। मेरे मसल्स वीक हैं। तो जब हम कह रहे हैं कि मेरा मन अस्थिर ना हो लंबे समय तक, तो उसके लिए एकाग्रता की शक्ति का अभ्यास बढ़ाना पड़ेगा। या न्यारा होना, बस उस 1-2 मिनट के लिए मेरा मन ऑफिस से, परिवार से, व्यर्थ बातों से, पास्ट से, फ्यूचर से 2 मिनट में ना आए जी, उसके बाद कर लूंगा ये सब। 2 मिनट फ्री, शांत। तो ये इसके लिए 2 चीजें होना बहुत जरूरी है। एक तो मेडिटेशन करने की यथार्थ विधि क्या है, स्टेप्स क्या है, वो तो हमने सिखाया नहीं, हमने तो सीधे कहा चलो मेडिटेशन करते हैं। एक दूसरा, उस मेडिटेशन की प्रक्रिया में कौन कौन सी शक्ति चाहिए, मुझे एबिलिटी चाहिए, स्किल चाहिए। एक तो थोड़ा डिटैच होने की शक्ति, एक तो थोड़ा मन बुद्धि को एकाग्र करने की शक्ति। ये 2-3 चीजों का अभ्यास अगर हम कर लें, थोड़ा थोड़ा करें। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको उदाहरण देता हूं, ऐसे ही एक प्रोग्राम में एक डॉक्टर साहब थे, बहुत सीनियर थे, वो बड़े नामी ग्रामी थे। उन्होंने कहा, वो मेरा 2-3 दिन कार्यक्रम सुना उन्होंने, कुछ उनको पता नहीं क्या ऐसा लगा कि उन्होंने बोला कि मुझे आपके जैसा बनना है। मैंने कहा ठीक है। और बोला कि आपके जैसा बनने के लिए, शायद उनको लगा होगा मैं थोड़ा शांत और नम्र चित्त हूं या बड़ा प्यार से बोलता हूं, जो भी। तो उन्होंने कहा आपके जैसा बनने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब, आपके जैसा डॉक्टर बनने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा। बोला रहने दो, उत्तर मिल गया। क्योंकि अगर उनके जैसा डॉक्टर बनना है ना, तो पहले 12वीं कक्षा साइंस में करनी पड़ेगी, फिर एंट्रेंस टेस्ट लिखना पड़ेगा, फिर 4 साल एमबीबीएस करनी पड़ेगी, फिर 2 साल एमडी करना पड़ेगा, फिर उन्होंने लंदन से किया, फिर क्या, तब जा करके फिर इतना अनुभव। तो कुछ भी चीज ऐसे नहीं हो सकता है। चाहे वो डॉक्टर बनना हो, चाहे आपके जैसे पत्रकार बनना हो, चाहे दीदी जैसे राजयोगिनी बनना हो, या कुछ भी हो, चाहे सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेटरी बनना हो, लेकिन लक्ष्य होना चाहिए। तो अगर मैंने लक्ष्य सेट किया है कि डॉक्टर साहब आपके जैसा बनना है, या मुझे आपके जैसा आपके एक विशेष गुण को धारण करना है, या मुझे धन कमाना है, या मुझे फेमस बनना है, या मुझे कुछ भी किसी भी क्षेत्र में लक्ष्य वो है। अब थोड़ा 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 प्रयास करें। किसी व्यक्ति को जल्दी हो सकता है, वो डिपेंड करता है वो कितना लगन और डेडिकेटेड और उसमें समाया हुआ है। तो जो मन की एकाग्रता है उसका हमको अभ्यास करना है। और हमने देखा है कुछ लोग जो बहुत तीव्रता से पुरुषार्थ करते हैं, उनको बहुत जल्दी अनुभव होना शुरू हो जाता है। जो थोड़ा इधर भी कर रहे हैं, फिर नहीं भी कर रहे हैं, फिर कर भी रहे हैं। अब मैंने लक्ष्य सेट कर लिया है, मेरे को अपना वजन कम करना है, डॉक्टर ने कहा है तुम डायबिटिक हो, और मैंने अपने आप को दृढ़ता से कहा 6 महीना एलोपैथी से मिले, 6 महीना आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिले, 6 महीने नेचुरोपैथी, तीनों का मदद लिया। 15 दिन में नेचुरोपैथी सेंटर गया, अपने में कंट्रोलिंग पावर रखा, 16-16 घंटा फास्टिंग कर रहा हूं,
मिठाई खा नहीं रहा हूं, उसमें मेरा कंट्रोलिंग पावर है, 6 महीना नहीं 3 महीने के अंदर मेरा ब्लड शुगर नॉर्मल हो सकता है। अब मैंने कहा हाँ करना भी है, लेकिन आज दीदी ने गुलाब जामुन भी बनाया है, आप लोग सब दबा दबा के दो दो खा रहे हो और हम बेचारे पानी टपक रहा है। मैंने कहा छोड़ो यार, कल से करूंगा। आज तो खा लेता हूं, और या खा लेता हूं फिर घर जाकर इंसुलिन भी ले लूंगा, तो फिर शायद डायबिटीज से मुक्त होगा। तो बस थोड़ा सा हमारी इच्छा, थोड़ा सा उसका तरीका और थोड़ा सा शक्ति। और मैं कहता हूं अगर मेडिटेशन की बातें करूं तो बहुत सहज है। समस्या है हमने अभी तक बहुत गलत तरीके से मन को हैंडल किया, मन को भटकाया ही है। अब उदाहरण के लिए जैसे एकाग्रता है, अब जैसे मुझे पानी पीना है, हमको यहां परमात्मा कहते हैं बच्चे पानी पीने में 1 मिनट लगेगा आपको, ठीक, 1 मिनट माना 60 सेकेंड, मन, आंखें, नाक, जबान, हाथ, बुद्धि, संस्कार सब पानी में। तो मैंने इसको टच किया, ग्लास स्टील का है, थोड़ा इसमें डिजाइन भी बना, मैं यहां सिर्फ टच कर रहा हूं। पानी की खुशबू थोड़े गांव टाइप लग रही है, पिया मीठा लग रहा है, बिस्लेरी जैसा नहीं है। इस 1 मिनट के दौरान वो जो गीत बज रहा है ना पीछे, है वहां पे डिस्ट्रैक्शन, लेकिन मैं एकाग्र हूं। जैसे बच्चा टीवी देखता है, मम्मी यहां से खाना बना रही है, पापा बोल रहा आजा नाश्ता कर ले, वो तो घुसा हुआ है जी छोटा भीम में, उसको मम्मी की बातें नहीं सुनाई दे रही, तो कहां डिस्ट्रैक्शन। क्या उस बच्चे ने राजयोग अभ्यास कर लिया, इंटरेस्टिंग था, उसको वही देखना है, वो अपने मन को इधर डाल ही नहीं रहा है। तो ये हम छोटा छोटा अभ्यास करें, और जो हम कोशिश करेंगे दीदियां, फिर हमारा जो 7 डेज कोर्स होता है उसमें हम सिखाते हैं कि मन को एकाग्र कैसे करना है, परमात्मा में ध्यान को कैसे लगाना है, हो जाएगा। ठीक है, चलो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज प्लीज। कार्यक्रम चल रहा है वाह जिंदगी वाह, इस पर बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। मैं यही कहना चाहूँगा कि पूरे शहरवासियों को आना चाहिए। और कल पहले दिन के बाद काफी अच्छी भीड़ हुई। मुझे तो लगता है कि आज के बाद शायद ट्रेन में आप लोगों को जगह बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि लोग इस बात को समझ रहे हैं। कल पहला दिन था, इसलिए शायद लोग ज़्यादा नहीं आ पाए, उम्मीद है कि लोग आएंगे। 4 पंक्तियां मैंने लिखी कि हम आजकल जिंदगी को आह जिंदगी बना लिए, उसी पर मैंने लिखा कि आह जिंदगी आह को छोड़ो और वाह जिंदगी वाह से नाता जोड़ो। आह जिंदगी आह को छोड़ो और वाह जिंदगी वाह से नाता जोड़ो। भाग दौड़ की जिंदगी में फंस गए हैं हम, कौन है क्यों आए हैं दुनिया में ये भूल गए हैं हम। जानना है यदि अपने आप को तो क्रोध ईर्ष्या ग्लानि को तोड़ो। आज जिंदगी आपको छोड़ो और वाह जिंदगी वाह से नाता जोड़ो। एक दूसरे से आगे बढ़ने होड़ सी लगी है, एक दूसरे से आगे बढ़ने होड़ सी लगी है। सत्य से परे है ये जिंदगी, जोड़ तोड़ में लगी है। सत्य को जानना है तो आत्मज्ञान भवन में आकर ज्ञान चक्षु को खोलो। आज जिंदगी आपको छोड़ो और वह जिंदगी वहां से। बहुत अच्छा। हाँ, मैं दीपक पिपरिया, मास्टर 2 का ब्यूरो चीफ और सिटी प्रेस क्लब बालोद का अध्यक्ष। बहुत अच्छा। हाँ हाँ, ऐसे ही बोल दे। मैं तिलक राम देशमुख, उत्तर भारत गुरु से निवास मेरा अर्जुंदा पास सिद्धि ब्रह्मपुर है। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत
बुरहानपुर में भी हमारा बहुत अच्छा सेंटर है। अच्छा, ये अलग है। ओह ओह, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ हाँ, मैं हरिवंश देशमुख, महाकौशल गुरुजी और सिटी प्रेस क्लब के सदस्य। क्या बात, बहुत अच्छी। ओम शांति। मैं प्रकाश उपाध्याय, राजधानी होटल का गुरुजी और सिटी प्रेस क्लब का महासचिव। अच्छा, वेरी गुड। मैं उदय साहब हूँ, INC 24 मीडिया का रिपोर्टर हूँ और सिटी प्रेस क्लब का सदस्य। क्या बात ओम शांति। मैं एकदम साहू अमन पर देवजी बास जी। गुरुदेव के नाम ओम शांति। मैं बोधनघाट निवास रामपुर की माली होली ज्ञान वर्धक विद्यालय का रहने वाला हूँ और छोटेश्वरी का जिला ब्यूरो क्लब स्टेट देखता हूँ और सिटी प्रेस क्लब में मैं मीडिया प्रभारी करता हूँ। क्या बैठ के बोल। ओम शांति। मैं उच्च संरक्षण के पत्रकार हूँ और विगत 35 वर्षों से समाचार प्रसिद्ध है। क्या बात, बहुत अच्छी। ओम शांति। ओम शांति। मैं किशोर साहू, विवेचन ब्यूरो और देशबंधु समाचार। बहुत अच्छी। ओम शांति। जयकरण सिंह प्रधान, नवभारत से। बहुत अच्छी। आगे जी। हाँ, यहाँ से। ओम मैं शांति। बिलेश्वर दिवंगत विस्तार न्यूज का बालोद जिले का रिपोर्टर हूँ। बहुत अच्छी, वेरी गुड। धन वैभव सब है, मगर जो मन की शांति है वह नहीं है। तो आपने एक 5 दिवसीय सीरीज जो लगाया है, वाह जिंदगी वाह, और लोग शांति की खोज में पैसा खर्च कर यहाँ वहाँ पिकनिक मनाने कहीं जाते हैं, तो आप इसमें बिना पैसा खर्च किए शांति की तलाश में किस तरह जुड़े, बताएं। जी, ओम शांति, नमस्कार। अब बालोद के सभी भाई बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत भी है और धन्यवाद भी है। ये जो 5 दिवसीय शिविर बालोद ब्रह्मा कुमारीज ने आयोजन किया है, ये 26 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक हर दिन शाम को 6:30 बजे से लेकर 8 बजे तक ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। और जैसे आपने कहा, मन की शांति जो है वो हमारे अंदर ही है। वो मेरा मन का ओरिजिनल नेचर ही शांत स्वरूप है, लेकिन हम शांति को बाहर खोज रहे हैं, धन दौलत वैभव घूमना फिरने में ढूंढ रहे हैं। वो भी कर सकते हैं, लेकिन सच्चे मन की शांति आत्म ज्ञान से, परमात्मा ज्ञान से और जीवन के वास्तविकताओं के सत्यताओं से अगर हम वाकिफ हो जाएं तो मन की शांति बहुत सहज अनुभव कर सकते हैं।